Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Allah keep you safe at homes. Today we are going to continue our chapter number 2, cell and tissue. It's lecture number 10. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर आ जा रहे हैं वो कैसे आ जा रहे हैं। सिंपली नहीं है कि दरवाज़ा खोल दिया, जिसको चाहो वो हम अंदर आने दें और जिसको चाहे हम बाहर जाने दें। जैसे अगर हमारे फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल की बात लेते हैं, क्लास 9 है तो वहाँ से क्लास 9 के ही स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, 10 के, 8 के, 5 के, 6 के नहीं आएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर कैटेगरीज भी आ जाती हैं हमारी, जैसे सेक्शंस हैं A B C। सो नाइन्थ ए वाले ही बच्चे जाएंगे, 9th B में B वाले ही जाएंगे। इसी तरह सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर जा रहे हैं उनके लिए भी थोड़े से मूवमेंट के लिए थोड़ा उन्होंने यानी अल्लाह ताला ने कैटेगरीज कर दी हैं कि कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके से जाएगा। ठीक है। सो जो कुछ पैसेज हैं वो ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मोस्टली गैस मॉलिक्यूल्स के साथ चलती है। ठीक है। सो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, डिफरेंट इवन जरूरी नहीं कि सेल से बाहर भी, अगर मैं बाहर की एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आप एक जगह परफ्यूम लगा रहे हो और किसी दूसरे रूम में बैठे किसी को स्मेल आई है तो वो ये ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन इनमें से नहीं गई, वो जो उसकी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की जहाँ पर परफ्यूम लगाया वहाँ से दूसरे रूम में वो किसके जरिए, वो डिफ्यूजन के जरिए हुई है। सो सेल्स में भी जो आपकी गैसेस की मूवमेंट है वो किससे हो रही है, डिफ्यूजन से हो रही है। देन आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि ऐसे डिफ्यूजन है जिसमें आपकी उन गैस मॉलिक्यूल्स का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, उनको मूवमेंट में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है। ठीक है। सो उनके लिए कैरियर प्रोटीन्स रखे गए हैं जो अपने यानी कह लो कि इसमें आप जैसे स्कूल आए हो, स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, और आपने ऑटो करवाया, वैन कराई है, बस कराया, ठीक है, यानी वो एक कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है जो आपको स्कूल से घर छोड़ा है। सो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि फैसिलिटेटेड यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, उस बल्कि गैस मॉलिक्यूल के अपने ऊपर बिठाया और उसको जहाँ तक छोड़ना है वहाँ जाके छोड़ आती हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसमें मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, इजीली वो मूव कर जाते हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं उनकी इजीली मूवमेंट नहीं हो पा रही होती, तो उसमें आप प्रोटीन्स हैं जो कि उनको अपने ऊपर बिठाती हैं और फिर उनको वहाँ तक छोड़ के आती हैं। देन बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस हमारा जो ऐसा ये मूवमेंट है जो कि पानी से रिलेटेड है। ठीक है। पानी की जितनी भी मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है, वो ऑस्मोसिस से हो रही है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे आगे हम पढ़ेंगे बुक में डिटेल में कि पानी हाइपरटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी हो सकता है, आइसोटोनिक भी हो सकता है। ठीक है। ये इसकी पूरी डिटेल हम अभी में साथ साथ पढ़ती जाऊंगी तो आपको समझाती जाऊंगी कि ये मैंने क्या स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इस साइड पे सब एनिमल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल है, उस साइड पे प्लांट सेल है। ये सॉल्यूशंस क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करना। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हो और चाय के अंदर आपने चाय की पत्ती भी डाली हुई है और जब आपने उसको यानी कि कप में डालना है तो आपने सिर्फ के जरिए उसको फिल्टर कर लेना है। तो यहाँ ये भी चीज़ ऐसे ही है कि हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने देना और कुछ को नहीं करती है। सो वो क्या काम कर रही है, वो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन सब के ऑपोजिट चलती है। ये सारी तो चीजें वो है ना जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहां से वो तो वहाँ इकट्ठे हुए में स्टोर है, वहां से वो उस जगह जा रहे हैं जहाँ उनकी जरूरत है यानी कि कम है। ठीक है। यानी हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऑपोजिट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसके अंदर भी एनर्जी यूज होती है। ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लो से हाई में जाते हैं। देन आ जाता है एंडोसाइटोसिस, यानी कि आपका कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपकी सेल के अंदर बाहर से पूरा इनगल्फ होके अंदर आते हैं और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से जैसे ये सिक्रीशंस हैं इन्हें बाहर जाना है, तो इस प्रोसेस का नाम दिया है एंडोसाइटोसिस। अंदर जाने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, बाहर आने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सो इन सब की डिटेल हम बुक से पढ़ते हैं। आप आ जाए बुक के पेज नंबर 69 पर, वहाँ से फिर मैं आपको साथ साथ इसकी डिटेल बताती जाती हूँ। जी पेज नंबर 69।
passage of molecules into and out of cell. We know that cell membranes act as barrier to most but not all molecules. मैंने जब सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाया था तब कहा था कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करती है सेल के अंदर लेके जाना और कुछ को नहीं अलाउ करती. That is why cell membrane are called semi permeable membranes. Cell membranes can maintain equilibrium inside cell as well as outside by exchanging matter with cell environment according to need. Cell membranes do it through the phenomena of diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, active transport, endocytosis and exocytosis. चले अब हम लोग पढ़ने लगे हैं डिफ्यूजन को. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी जगह जहाँ पे परफ्यूम आपने सपोज लगाया और वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी, ठीक है, सो हाई कंसंट्रेशन से वो दूसरे रूम में जा रहा है जहाँ कंसंट्रेशन उसकी है ही नहीं, वहाँ पे उसके पार्टिकल्स है ही नहीं, तो लो कंसंट्रेशन है. सो डिफ्यूजन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है इसलिए उसको उन्होंने कहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. The molecules of any substance that is solid, liquid or gas are in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 degree centigrade. In a substance, majority of the molecules move from higher to lower concentration, although there are some that move from low to high. मैंने अभी आपको बात बताई थी कि ज़्यादातर जो है वो हाई से लो ही जाते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको लो से हाई जाना पड़ता है ज़रूरत के तहत, सो उसको हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है. वो यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़्यादातर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सबके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं. सॉलिड के अपने ही पोजीशन में मूव कर रहे होते हैं जो कि हमें फील नहीं होता, लेकिन लिक्विड के थोड़े ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं जो कि हमें फील हो जाता है, और गैस के तो बहुत जल्दी और ज़्यादा यानी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं. इसके बाद वो कह रहे हैं द ओवरऑल और नेट मूवमेंट इज थस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. इवेंचुअली द मॉलिक्यूल्स रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया. इस पूरे पैराग्राफ में आपने ऐसे कुछ भी याद नहीं करना, ये जनरल डिस्कशन की बात थी, आपने ऊपर वाली 2 लाइनें याद करनी है जो कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन है. Diffusion is one principal method of movement of substances within cell as well as across cell membrane. Carbon dioxide, oxygen, glucose, etc. can cross cell membranes by diffusion. Gas exchange in gills or lungs occur by this process. Movement of glucose molecule from small intestine lumen into the blood capillaries or villi is another example of diffusion. यहाँ पे वो ग्लूकोज की भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन डिफ्यूजन हाँ समहाउ हो जाती है इन सॉलिड कैलो के स्ट्रक्चर्स में भी, लेकिन ज़्यादातर हम डिफ्यूजन को रिलेट करते हैं गैसेस के साथ. Because a cell does not expand energy when molecule diffuse across its membrane, the diffusion is type of passive transport. यानी इसके अंदर सेल को ऐसा खुद कोई काम करना नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जहाँ कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से जहाँ कंसंट्रेशन लो है जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहे होते हैं, सेल को ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी नाम दिया गया है सिंपल डिफ्यूजन को. नेक्स्ट आ जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज. मैंने बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स थोड़े से साइज में ज़्यादा होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो जाता है, यानी वो चार्ज के होते हैं, आयंस की फॉर्मेशन में होते हैं, ठीक है, सो उनकी मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स द सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. कह रहे हैं simple diffusion होती है लेकिन ज़्यादा facilitated diffusion ही हो रही होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सेल में, अगर आप सेल की बात करते हो तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े से साइज में बड़े हो जाते हैं, सो वो ईजिली मूव नहीं कर पाते हैं. Facilitated diffusion is also a type of passive transport because there is no expenditure of energy in this process. वो कह रहे हैं इसमें भी सेल को ऐसा खुद से कोई एनर्जी बनाकर और उसको एक्सपेंड नहीं, यानी एक्सपेंडिचर उसकी नहीं आती है, काम नहीं उसको वो यूज़ में आता, इसलिए उन्होंने इसको भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही नाम दिया. यानी डिफ्यूजन और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं. इसमें ऐसा सेल को खुद को कोई वर्कआउट नहीं करना पड़ रहा बाहर से कोई चीज़ अंदर लेकर आने के लिए या उसके किसी फंक्शन के लिए. नेक्स्ट पेज पे आ जाए.
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी हो सकता है आपके टीचर ने भी पढ़ा दिया हो आपको, नहीं तो आप छोटी क्लास से पढ़ के आए होंगे कि अगर आपने एक ग्लास लिया है, 2 ग्लास लिए हैं, सेम उसके अंदर वाटर है, ठीक है, आपने भर दिया उसमें पानी, एक के अंदर आपने 1 टेबल स्पून शुगर डाली और एक में आपने 5 टेबल स्पून शुगर डाल दिया, ठीक है। तो वो जो आपने शुगर डाली है वो आ जाती है सॉल्यूट और जो पानी था वो आ जाता है सॉल्वेंट। सो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोर सॉल्यूट या मोर सॉल्वेंट की जो बात है वो ये है कि जिसमें आपने 5 टेबल स्पून शुगर डाली है उसमें ज़्यादा सॉल्यूट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जिसमें आपने 1 टेबल स्पून शुगर डाली है, क्योंकि दोनों में पानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो सेम था लेकिन सॉल्यूट का वॉल्यूम यानी सॉल्यूट की जो वो कैपेसिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है। एक में आपने 5 टेबल स्पून डाल दिया और एक में आपने जस्ट 1 डाली है। जो 5 टेबल स्पून वाला है वो हाइपरटोनिक हो गया है और जो 1 टेबल स्पून वाला है वो आप हाइपो में लेके आ सकते हो या आइसो में लेके आ सकते हो, ठीक है। वो हम अभी आगे बढ़ते हैं क्या है। सो इसमें भी यही है कि पानी की मूवमेंट जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जिस तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर मूव करती है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप पानी की बात करो तो देखो जहाँ पे पानी कम है, पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा जहाँ पानी कम है, ठीक है। यानी कि जहाँ पानी कम है वहाँ पानी क्यों कम है, क्योंकि वहाँ सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक। तो सोल्यूट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पानी कम है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे सोल्यूट कम है पानी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पानी उस साइड से मूव करेगा आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाली साइड पे जहाँ पे पानी कम है, ठीक है। सो इधर उन्होंने पानी को देख के बात की है कि पानी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें सोल्यूट कम है वहाँ से मूव करेगा टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। The rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity of solution. The term tonicity refers to the relative concentration of solute in the solution being compared. Tonicity क्या किसको कह रहे हैं, वो जो हमने solute डाला है उसको, ठीक है, यानी वो 1 चम्मच डाला है, 5 चम्मच डाला है, 10 चम्मच डाला है, नॉर्मल डाला है, इक्वल डाला है, उस सबको कहते हैं टोनिसिटी। अब इस टोनिसिटी के ऊपर देखा जाए तो हमारा सोल्यूशन 3 टाइप्स के आ जाते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट। हाइपर से देखो कि हाइपर है यानी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जिस पानी, ठीक है, सॉल्वेंट जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली लेस सोल्यूट, और ऐसा पानी सॉल्वेंट जिसके अंदर पानी कम सोल्यूट कम है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। सो अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हो तो उनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है। यहाँ पे वो असल में जो सॉल्यूशंस लिख रहे हैं या जो कंपेयर करें ना वो आप ले लो 2 ग्लास को ले लो, ठीक है। अगर हाइपरटोनिक वाली बात है तो वही 2 आपने ग्लास लिए हैं, पानी उसमें सेम रहने दिया, एक में 1 चम्मच डाल दिया, एक में 5 चम्मच डाल दिया। वो जो 5 चम्मच जिसमें डाले हैं वो हाइपरटोनिक है और जिसमें 1 चम्मच डाला है वो आइसोटोनिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ले रहे हो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप इक्वल यानी 2 आपने ग्लास लिए हैं और दोनों में आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है, दोनों में ही 2-2 चम्मच आपने चीनी के डाल दिए हैं तो दोनों में ही आपका सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, तो वो वाला ऐसा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसको देख के हम लोग अपने सेल्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे कि अगर एनिमल सेल को ऐसे सॉल्यूशंस में डाला जाए तो उसके साथ क्या होता है और अगर प्लांट सेल को ऐसे सॉल्यूशंस में डाला जाए तो उनके साथ क्या होता है। आप आ जाए अपने पेज नंबर 71 पर। ये डायग्राम आपने अच्छे से पढ़नी है और याद करनी है और इसकी डायग्राम को ड्रॉ भी करना है। अभी हम पहले पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। Water balance problem. When an animal cell such as red blood cell is placed in an isotonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out. So वो यहाँ पे बात करें कि अगर एक एनिमल सेल को
अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, आइसोटोनिक मीन सेम एडजस्टमेंट, यानी वो जितना सेल के अंदर पानी और सोल्यूट है उतना ही सेल के बाहर भी पानी और सोल्यूट है, ठीक है। सो अगर आपने ऐसा ग्लास लिया है जिसके अंदर उसी तरह का सेम आपने सॉल्यूशन बनाया है जो कि एक सेल के अंदर है, तो उसमें सेल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल की जो चेंजेस हैं वो नहीं आएंगी, जितना जैसे सेल के अंदर अब उसके न्यूट्रिएंट्स हैं और सॉल्यूट है वो वैसा ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आएगा। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर एंटर एंड सेल स्वेल एंड मे रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून। लेकिन अगर आप अपने उसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हो तो ऑटोमेटिकली बाहर आपकी जो एनवायरनमेंट है और जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने रखा है उसमें पानी ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, तभी तो वो हाइपोटोनिक है। और अगर जो उसके कंपैरिजन में आपने जो सेल उसके अंदर डाला उसमें देखो तो उसमें सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो ऑटोमेटिकली पानी बाहर से अंदर मूव करेगा सेल के अंदर, और जैसे ही पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा सेल भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, जैसे बैलून के अंदर आप पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ और एक टाइम आएगा कि वो फट जाएगा। अभी हम सिर्फ ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो एनिमल सेल है वो बर्स्ट कर जाता है, वो फट जाता है। Similarly, an animal cell placed in a hypertonic solution will lose water and will shrink in size. ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे अपने एनिमल सेल को तो क्या होगा, एनिमल सेल से पानी सारा बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि बाहर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, यानी उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है एज कम्पेयर टू सेल के, ठीक है। तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा, और जब पानी सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा तो सेल ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाएगा। So in hypertonic environment, animal cell must have ways to prevent excessive entry of water, and in hypertonic environment they must have ways to prevent excessive loss of water. यहाँ पे ये लास्ट 2 लाइन्स ऐसे तो आपको याद नहीं करनी, याद ऊपर वाली ही करनी है इससे पहले वाली, लेकिन वो यहाँ पे जस्ट बात करें कि जो हमारा एनिमल सेल है ऐसे यानी एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में या सी वाटर में, यानी कि जिनमें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं सी वाटर या फ्रेश वाटर में, उनके अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनके सेल्स को अपने साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं ताकि वो खुद को मेंटेन रख सकें उस एनवायरनमेंट में, अदरवाइज वो या तो बर्स्ट कर जाएंगे या श्रिंक कर जाएंगे। ये तो था आपका एनिमल सेल से रिलेटेड ऊपर वाला पैराग्राफ। अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो आपके प्लांट सेल से रिलेटेड है। अगर हम एनिमल सेल के नीचे पिक्चर भी देखें तो ये देखें, जो उन्होंने फर्स्ट है उन्होंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने से क्या हुआ है कि पानी उसके अंदर आता गया है सेल के और सेल बर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट देखें तो ये नॉर्मल यानी सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसमें जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, सो मेंटेन है, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ वाटर है। लेकिन उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखें हाइपरटोनिक में तो बाहर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, तो ऑटोमेटिकली पानी अंदर से बाहर जा रहा है, तो आपका सेल क्या कर गया है, श्रिंक कर गया है। अब आ जाए हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो कि प्लांट सेल के बारे में है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम फॉर सम आर समवॉट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल्स बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल एज सच वही सब चीज़ें नहीं बताता है, जैसे यानी सेम वही काम नहीं करता जो एनिमल सेल ने किया है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं थी, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल है जो कि बहुत थिक होती है और जो कि प्रिवेंट करती है उसको बर्स्ट होने से, ठीक है, यानी वो बर्स्ट नहीं हो पाता यहाँ पर। Most plant cells live in hypertonic environment, that is there is low concentration of solute in extracellular fluid than in cell। वो कहने कि ज़्यादातर प्लांट्स कैसे सोल्यूशन में रहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे अंदर आप कह लो कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी मोस्टली प्लांट के अंदर मूव कर रहा होता है। As a result, water tend to move first inside the cell and then inside the vacuole। आपको पता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल है एक बहुत बड़ी सी, तो पहले पानी प्लांट सेल के अंदर आता है और फिर अंदर आने के बाद वो वैक्यूल में जाके स्टोर होता रहता है। When vacuole increases in size, cytoplasm press firmly against the interior of the wall। फिर जब पानी आपकी वैक्यूल में स्टोर होता रहता है तो वो वैक्यूल का साइज थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वैक्यूल का साइज थोड़ा इंक्रीज होता है वो अपने जो साइड्स पे ऑर्गेनाइज है साइटोप्लाज्म है उसको थोड़ा पुश करने लग जाती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा बाहर की तरफ निकलती है तो वो आगे पुश करती है सेल वॉल की तरफ, ठीक है। सो ये कह लो कि एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है आपका प्लांट सेल।
against the interior of cell wall which expands a little. Due to strong cell wall, plant cell does not rupture but instead become rigid. सेल वॉल की वजह से वो फटता नहीं है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फट जाता है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है और वो बहुत थिक है, वो उसको फटने नहीं देती है, उसको क्या कर देती है, रिजिड कर देती है, यानी सख्त कर देती है, थोड़ा सा मोटा कर देती है। In this condition, the outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure and the phenomena is called turgor. यानी वो जो पानी की बाहर की तरफ मूवमेंट है आपके प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उस मूवमेंट को, उस प्रेशर को उन्होंने टर्गर प्रेशर का नाम दिया है। और ये जो पूरा फिनोमिना है कि पानी का अंदर जाना, अंदर जाके फिर वैक्यूल में जाना, वैक्यूल का फिर थोड़ा यानी थिक होना, यानी स्वेल करना, एक्सपैंड करना, फिर वो साइटोप्लाज्म को पुश करना, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन आगे सेल वॉल को, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करना, इस पूरे फिनोमिना को नाम देते हैं टर्गर, ठीक है। और ये जो एक्सपैंड करके प्रेशर आगे से आगे बिल्ड करना है, उस प्रेशर को नाम दे रहे हैं टर्गर प्रेशर। और ये सब किस में हो रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जो प्लांट्स रहते हैं उनके साथ है ये सब। In isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid and it is flaccid, loose। यानी वो कहने कि आइसोटोनिक के अंदर वैसे तो नॉर्मली सेम ही रहता है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा आप कह लो कि डिफरेंस नहीं आता, लेकिन वो कहने कि समहाउ कुछ थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से आपका जो सेल है वो अपनी टर्जिडिटी को थोड़ा सा लूज करता है और थोड़ा सा ढीला हो जाता है। यानी प्लांट सेल के अंदर से थोड़ा सा पानी बाहर ज़्यादा चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर सोल्यूट थोड़े ज़्यादा है, ठीक है, यानी आप कह लो 1 to 2% जो पानी है प्लांट सेल से वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है। तो प्लांट सेल अपनी जो रिजिडिटी है ना, यानी वो जो टफनेस है, उसको थोड़ा सा लूज करके हल्का सा ढीला हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसको बस हल्का सा ढीला होता है वो। Then in a hypertonic environment, a plant cell lose water and cytoplasm shrink. The shrinking of cytoplasm is called plasmolysis. जबकि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्लांट के अंदर, वैक्यूल के अंदर जितना भी पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा और आपका सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक हो गया। और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसकी आपकी डायग्राम यहाँ ये नीचे है। प्लांट सेल की अगर हम लोग हाइपरटोनिक में बात करते हैं तो पानी अंदर आते जाता है तो वो रिजिड हो जाता है, ठीक है, टर्जिड हो जाता है, टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है, फिनोमिना टर्गर आ गया। आइसोटोनिक की बात करें तो नॉर्मली तो पानी जितना अंदर होता है उतना ही बाहर होता है, यानी इक्वली वॉल्यूम आ जा रहा होता है, लेकिन समहाउ थोड़ा सा आपका जो प्लांट सेल है वो अपनी टर्जिडिटी लूज कर जाता है। ये देखो थोड़ा सा उन्होंने दिखाया कि अंदर हो गया और वैक्यूल भी हल्की सी थोड़ी सी छोटी हो गई है। इसके ऑपोजिट अगर आप हाइपरटोनिक की बात करो तो देखो आपकी वैक्यूल और उन्होंने न्यूक्लियस किस तरह से दिखाया, और यहाँ पे भी येलो येलो कर दिया, यानी अंदर से सारा पानी बाहर आ गया है, सेल श्रिंक कर गया, ठीक है। हाँ, उसने उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि सेल वॉल है जिसने एक शेप मेंटेन रखी हुई है, इस वजह से उन्होंने प्लांट सेल को वैसा श्रिंकेज नहीं दिखाया जैसा उन्होंने एनिमल सेल को दिखाया, लेकिन समहाउ थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। देखो उन्होंने साइटोप्लाज्म को अंदर थोड़ा श्रिंक कर दिया, पानी को बाहर निकाल दिया, ठीक हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसी चीज़ को जो मैंने बोर्ड पे बनाई थी उधर से एक्सप्लेन करूँ तो आपको वो भी ठीक है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ से तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, वहाँ से भी कर देती हूँ आपको थोड़ा सा। देखें गर्ल्स, मैंने आपको यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल का दिखाया है कि एनिमल सेल से सारा पानी बाहर आ गया और वो श्रिंक कर गया, और प्लांट सेल का भी दिखा दिया कि वहाँ से भी पानी बाहर आ गया और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, यानी वो भी श्रिंक कर गया। हाइपरटोनिक में एनिमल सेल को मैंने रैप्चर दिखा दिया कि पानी सारा अंदर चला गया तो वो रैप्चर हो गया, जबकि जो प्लांट सेल है वो पानी अंदर जाने की वजह से टर्जिड हो गया। आइसोटोनिक में मैंने ऑलमोस्ट दोनों को सेम रखा है कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर भी आ रहा है, क्लियर। चलिए अब कम बैक टू योर बुक। Now come to your book, page number 72, osmosis and guard cells. Stomata opening in leaf epidermis are surrounded by guard cells. अगर आपने लीफ का स्ट्रक्चर पहले पढ़ा है और थोड़ा सा आपको याद है तो लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, यानी कि ऐसे दरवाजे हैं जो कि खुलते हैं गैसेस के लिए, पानी की मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो उनकी लीफ के जो दरवाजे हैं उनको हम लोग स्टोमेटा का नाम देते हैं। During daytime, guard cells are making glucose and so are hypertonic, have higher concentration of glucose than their nearby epidermis cell.
दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं उनके साथ ही गार्ड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स उस टाइम पे वहाँ क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं। सो जब वो ग्लूकोज बना रहे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। Water enters them from other cells and they swell. In this form, they assume a rigid boat shape and a pore is created between them. वो जो पोर है उसको स्टोमेटा कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब वो वहाँ पर गार्ड सेल कह लें कि ग्लूकोज बना रहे हैं तो जो सराउंडिंग्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो जो सराउंडिंग है उसकी वहाँ से वो अपने अंदर पानी लेना शुरू कर देते हैं, पानी ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। जब पानी आने लग जाता है वो थोड़ा स्वेल कर जाते हैं और वो बीन शेप की तरह हो जाते हैं। जब वो बीन शेप होते हैं तो ऑटोमेटिकली बीच में से उनमें पोर एक बन जाता है, यानी खाली जगह बन जाती है और उस खाली जगह का नाम देते हैं स्टोमेटा का, ठीक है। यानी कि अब वो स्टोमेटा ओपन हो गया और वहाँ से डे टाइम में इजीली गैसेज और वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, लेकिन रात में at night when there is low solute concentration in guard cells, water leaves them and they become flaccid. In this form both guard cells rest against one another and the opening is closed. रात में क्या होता है कि वो जो गार्ड सेल है वो ग्लूकोज नहीं बना रहा होता। क्यों नहीं बना रहा होता? क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। ग्लूकोज किससे बनता है? पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे वो बनता है। तो जब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, जब लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बन रहा तो ऑटोमेटिकली जो गार्ड सेल के अंदर पानी था वो सारा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब पानी बाहर चला गया तो गार्ड सेल लूज कर जाएंगे अपनी टर्जिडिटी और फ्लैसिड हो जाएंगे। जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ यानी कि बंद हो जाएंगे, लग जाएंगे, और जो वो पोर था उनके बीच में वो बंद हो जाएगा। इसलिए स्टोमेटास ज़्यादातर कहा जाता है कि दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज रहते हैं। आपका ब्लू बॉक्स, द टर्गर ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप ऑफ नॉन वुडी प्लांट एंड सॉफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रीज एंड श्रब। वो कहने कि जो सेल का टर्गर प्रेशर है ना, वही जो छोटे वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको हम श्रब्स और हर्ब्स कहते हैं या नॉन वुडी प्लांट्स बोलते हैं, उनके अंदर ये टर्गर प्रेशर ही है जो उनको थोड़ा सा स्ट्रेट या थोड़ा ऊंचा खड़ा रखता है ज़मीन से, ठीक है। अदरवाइज वो तो नॉन वुडी है, वुड तो है नहीं उसमें जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो फिर वो इतने ऊंचे थोड़े थोड़े ऊंचे, यानी अगर आप खुद को खड़े करो श्रब को तो आपके जितनी तो श्रब होगी ना, ठीक है। तो वो जो इतना ऊंचा आ भी रही है वो श्रब, वो किस वजह से आ रही है? वो इसी टर्गर प्रेशर की वजह से आ रही है। टर्गर प्रेशर की वजह से जो प्लांट अपना टर्जिडिटी मेंटेन रखता है ना, वो टर्जिडिटी की वजह से प्लांट उतनी हाइट तक जाके खड़ा रहता है, इरेक्ट रहता है। देन आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पजेज। वी नो डैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज, यानी जो मैं आपको बहुत पहले से बता चुकी हूँ, सेल मेम्ब्रेन हमारी एक सेमी परमिएबल है क्योंकि वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों को अपने में से पास थ्रू होने देना और कुछ को नहीं होने देना, और वो कहने के यहाँ इसकी वजह से बहुत सारे आगे हमारे काम है जो हो जाते हैं। Artificially synthesized semi-permeable membrane are used for the separation of bacteria from viruses because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane. In advanced water treatment technologies, membrane-based filtration system are used. In this process, semi-permeable membrane separates salts from water. Reverse osmosis, defined reverse osmosis आ जाता है। So semi-permeable membrane को हम लोगों ने artificially अपने बहुत सारे कामों के लिए बना रखा है। हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे हमारा दही, चीज़, योगर्ट्स वगैरह ये सब बनते हैं, ये बैक्टीरिया से यूज़ करके उसको बनते हैं, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब बैक्टीरिया और वायरस को सेपरेट करना होता है तो फिर हम अपने बनाया हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, क्योंकि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वायरस पास कर जाता है, बैक्टीरिया पास नहीं करता। इसके अलावा हम अपने वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। वाटर को अगर उसमें ज़्यादा आपके सॉल्ट और मिनरल्स हैं तो उसमें से उनको निकालने के लिए भी हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दे रहे हैं। इसके बाद आपका ऑस्मोसिस का हो गया टॉपिक कंप्लीट। फिल्ट्रेशन का टॉपिक आ जाता है। फिल्ट्रेशन सिंपल सा, एज सच आपको इसमें कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर अपनी चाय बना रहे हो उसको अलग कर रहे हो, अगर आप अपने आटे को छान रहे हो, ठीक है, सो वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिल्ट्रेशन ही कर रहे हो। इवन अगर आप लोगों के घर में फिल्ट्रेशन का वो एक छोटा सा जो पानी वाला जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है, जिसमें से आप पानी यानी अपनी बॉटल्स में डाल के स्टोर करते हो, तो वो भी फिल्ट्रेशन का ही मैकेनिज्म है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस
process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic water pressure or blood pressure. For example, in the body of an animal, blood pressure forces water and dissolved molecules to move through the semi-permeable membrane of the capillary cell wall. In filtration, the pressure cannot force large molecules such as proteins to pass through the membrane pores. यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रेशर की बात कर रहे हैं. प्रेशर इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप सपोज चाय को भी यानी सिर्फ के जरिए सेपरेट कर रहे हो, उसमें से ऊपर चाय वो पत्ती और नीचे चाय लेके जा रहे हैं, तो आपकी वो जो चाय है वो आप एक प्रेशर मैकेनिज्म के साथ उस अपनी सिफ में डाल रहे हो और वो उसमें से फिर नीचे चाय दूध निकल रहा है और आपकी पत्ती ऊपर रह रही है. सो वो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी बॉडी के इंटरनल जो चीज़ें हैं जिनमें फिल्ट्रेशन आ रही है अगर उनको भी देखें तो उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर का मैकेनिज्म डेवलप होता है, तभी फिल्ट्रेशन होती है. मोस्टली हमारा जो ब्लड है जब वो कैपिलरीज में से जाता है तो वो 1 सेल थिक होती है, बहुत बारीक होती है और वो इतनी बारीक होती है कि उसमें से ब्लड प्रेशर के साथ मूव कर रहा होता है. तो जैसे वो प्रेशर के साथ उसमें से मूव कर रहा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स या आपकी कह लो गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के जिन्हें क्रॉस द मेम्ब्रेन क्रॉस करना है वो उस प्रेशर की वजह से या तो आपके ब्लड से बाहर चले जाते हैं या फिर ब्लड में आ जाते हैं. लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ब्लड में से बाहर नहीं जाते हैं, उन्हें जाना ही नहीं है क्योंकि जो वो आपकी जो कैपिलरी है वो 1 सेल थिक है और जो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है या दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो वैसे ही बहुत बड़े बड़े हैं तो क्रॉस होंगे नहीं उसमें से. ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गई है. अब आप आ जाए अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 73, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Active transport is the movement of molecules from an area of lower concentration to the area of higher concentration. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा ऑपोजिट आ जाता है इसमें, जहाँ पे कम होता है वहाँ से उठा के जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ लेके जाया जाता है. This movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. So इसमें एनर्जी लगती है क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली जहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ पे एक थोड़ी जगह से उठा के वहाँ पे लेकर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे आप अपनी बात कर लो, गर्मियों में हमारा दिल होता है हम खुला खुला बैठें, दूर दूर होकर बैठें, साफ पास पास ना घुसें, ठीक है, तो कोशिश ये होती है दूर रहें. सो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे लो कंसनट्रेशन से उठा के वहाँ लार्जर कंसनट्रेशन पे लाने के लिए खींच के लाना पड़ता है, वहाँ बिठाना पड़ता है. सो उस चीज़ के लिए हमारे सेल को ATP की जरूरत, यानी एनर्जी रिक्वायर कर रहा है ना, वो एनर्जी यूज़ कर रहा है अपनी, इसलिए इसको ATP की ज़रूरत पड़ती है. In this process, carrier proteins of cell membrane use energy to move the molecule against the concentration gradient. यहाँ पर भी प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि फिर अपने ऊपर उसको बिठाती हैं, अपने साथ स्टिक करती हैं उस मॉलिक्यूल को और फिर लेकर जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. इस पैराग्राफ में आप बस यहाँ तक ही कर लो तो बेहतर है क्योंकि आगे थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा, आपके लेवल का नहीं है, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन वो आपके इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन्स है, जहाँ एक नर्व सेल खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है, वहाँ पे बीच में सोडियम पोटेशियम पंप है. ठीक है, सो वो सोडियम पोटेशियम पंप का खुलना और बंद होना और एक का खुल जाना, फिर वहाँ से नर्व इम्पल्स का दूसरी साइड पर आना, फिर वहाँ से आगे पास करना, ये पूरा यानी कह लो कि एक दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से आपकी वो जो नर्व इम्पल्स है वो वहाँ से बाहर निकलती है, फिर दूसरा दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से आपकी दूसरी नर्व इम्पल्स में अंदर आती है. वो जो दरवाज़ों का खुलना और बंद होना है ना, वो सोडियम मॉलिक्यूल और पोटेशियम मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ऑल्दो वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर भी ज़्यादा लाने पड़ते हैं, नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं और पीछे से दरवाजे को खोलना है. ठीक है, उस चीज़ के लिए. बाकी मैं पढ़ देती हूँ. इन अ रेस्टिंग नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स नर्व सेल, दिस पंप स्पेंड एनर्जी ATP टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ K यानी कि पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ Na सोडियम इनसाइड द सेल. यानी जब अभी नर्व इम्पल्स नहीं आ रही है तब उस टाइम पे पोटेशियम थोड़े होते हैं और पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन लो होती है. फॉर दिस पर्पस द पंप एक्टिवली मूव Na सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. सो उसको इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए अपने जो सोडियम है उसको सेल से बाहर निकालना पड़ता है. वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वो ऑलरेडी ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल से बाहर ऑलरेडी सोडियम है और फिर भी सेल को अपने में से बाहर सोडियम करने हैं क्योंकि खुद की वो जो कंडक्ट है, कह लो कि खुद को कंडक्ट रखना है, एक रेस्टिंग फॉर्म में लेके आना कि अभी नर्व इम्पल्स नहीं आ रही, हमने दरवाज़ा वो बंद रखना है, इसलिए उसको सोडियम को अपने में से बाहर निकालना ही पड़ता है. ऑल्दो बाहर सोडियम ज़्यादा पड़े हुए हैं फिर भी वो अंदर से बाहर निकाल रहा है सोडियम को.
Similarly, this pump moves K यानी कि पोटेशियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल वेयर देयर आर इन हायर कंसंट्रेशन, और इसी तरह उनको अपने अंदर पोटेशियम को लाना पड़ता है। ऑलरेडी पोटेशियम अंदर होते हैं लेकिन फिर भी बाहर वाले पोटेशियम आयंस को अपने अंदर करना पड़ता है ताकि वो जो गेट है वो ओपन और क्लोज ठीक से हो सके। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में गेट के अंदर क्या चीज़ें ज़्यादा है क्या कम है उनको ये चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। सो फिलहाल आप अभी ये अगली वाली चीज़ों पे ना हो, आप सोडियम पोटेशियम पंप तक ही इस चीज़ को याद रखो। ऊपर वाला पैराग्राफ याद रखो, उसको आपने याद करना है डेफिनेशन के लिए, और ये नीचे जो सा ये है ये इसकी एग्जांपल आ जाती है, आपने ये एग्जांपल याद रखनी है। देन आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है एंडोसाइटोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ योर मटेरियल्स इनटू द सेल, ठीक है। वो मटेरियल्स चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या चाहे सॉलिड फॉर्म में हो। Endocytosis it is the process of cellular ingestion of bulky material by the enfolding of cell membrane, यानी कि इंजेक्शन अंदर लेके जाना, ठीक है। बल्कि मटेरियल आपके जो यानी सॉलिड मटेरियल की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड हो, हैवी मटेरियल हो, लिक्विड भी हो सकते हैं। द टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर फैगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग और पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग, ठीक है। यानी कि फैगोसाइटोसिस में वो खा रहा है अच्छे से, यानी कि बल्कि मटेरियल्स को जो सॉलिड लाइक मटेरियल्स है जो पूरे उनको अपने अंदर लेके जा रहा है, और जो पिनोसाइटोसिस है उसमें लिक्विड मटेरियल्स को पी रहा है, ठीक है। सेलुलर ड्रिंकिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड है और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटीरियल है। इन फैगोसाइटोसिस सेल टेक्स इन सॉलिड मटीरियल वाइल इन पिनोसाइटोसिस सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 74। एक्सोसाइटोसिस, जैसे सेल आप अपने अंदर चीज़ें लेके जा रहा है वैसे ही सेम बाहर भी निकाल रहा है। एक्सोसाइटोसिस में भी बल्कि मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, इवन लिक्विड को भी बाहर निकाल रहा है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, यानी बाहर निकल रहे हैं। दिस प्रोसेस एड्स न्यू सब्सटेंसेज न्यू मेम्ब्रेन्स विच रीप्लेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। अब इसमें वो कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा स्टेप एक ज़्यादा है, यानी कि एक्स्ट्रा है, प्लस पॉइंट है, वो ये है कि जब एंडोसाइटोसिस हो रहा होता है तो मेम्ब्रेन थोड़ी सी उसकी मूवमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो वो इसमें वो कह रहे हैं कि वो जहाँ से मेम्ब्रेन थोड़ी लॉस्ट हुई होती है, टूटी होती है, ख़राब होती है, उसमें ये ठीक भी कर देता है उसको, ठीक है। आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनगल्फ यानी अंदर जा रहा है और यहाँ से वो बाहर आ रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है। ऊपर वाला एंडोसाइटोसिस है, नीचे वाला एक्सोसाइटोसिस है। यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया सब। इस सब में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, एमसीक्यूज तो नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट है। डिफाइन डिफ्यूजन, डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफाइन फिल्ट्रेशन, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, प्लस इनके साथ आपने एक एग्जाम्पल लाजमी देनी है, ठीक है, लाजमी देनी है। ऑस्मोसिस के ऊपर जब डेफिनेशन आती है तो आपने डेफिनेशन के साथ उसकी टोनिसिटी को डिफाइन करना है, प्लस हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इनकी आपने वो जो 1-1 लाइन है उसको लिखना है। ये डेफिनेशंस आपने याद करके लिखनी है, प्लस इसके अंदर जो थोड़ा सा एक टॉपिक आ जाता है याद करने वाला वो आपका आ जाता है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल वाला, ठीक है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता होता है कि ऑस्मोसिस गार्ड सेल के साथ कैसे रिलेट करिए वो बताना है। इसके अलावा डिफाइन टर्गर प्रेशर, वो डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस, यानी इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं, वो आपने याद करने हैं और लिखने हैं। आपका टॉपिक हो गया यहाँ कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।